जय हिंद दोस्तों। औसत का प्रैक्टिस सेट हम लगाते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम धन पूर्णांक अर्थात धन पूर्णांक संख्या क्या है, 1 2 3 डेड डेड डैश अगर हम करें 100, तो इनका हमें औसत निकालना है। यदि आप इसका जोड़ के उसको 100 से डिवाइड करने वाले हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम आपको बताते हैं, प्रथम n धन पूर्णांक संख्याओं का योग सबसे पहले निकाल लीजिए। योग क्या होता है, प्रथम n धन पूर्णांक संख्याओं का योग हमने आपको लिखाया हुआ है n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2। ये होता है प्रथम n धन पूर्णांक संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n कितनी संख्याएं हैं टोटल 100, तो n की जगह 100 रख दीजिए, आपको इनका योग मिल जाएगा। योग का मतलब क्या हुआ, 100 गुणा 101 बटे 2। 100 2 से कट के 50 आएगा। अब 50 का गुणा जब इसमें करेंगे तो आएगा 0505, तो हमारा 5050 आया। ये योग आया, क्या है ये योग। और औसत क्या होता है, एवरेज की वैल्यू होती है सभी संख्याओं का योग बटे कितने परिमाण हैं, तो टोटल 100 संख्याएं हैं, तो हमारा योग आया 5050 बटे टोटल 100 संख्याएं हैं, तो 50.50 हमारा औसत है। तो बस प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग 50.50 है। तो कुल मिला के आपको समझ आया होगा कि प्रथम यहाँ पे 100 है, 50 होता है, जितना भी होता है। प्रथम अगर है n धन पूर्णांकों का योग होता है n गुणा n+1 बटे 2, योग निकल आया। फिर योग को परिमाणों की संख्या कितनी है, 100 है, तो 100 से विभाजित किया हमने, योग एवरेज मिल गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब 100 से कम कितनी विषम संख्या होंगी, जैसे एक विषम है। विषम का मतलब होता है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1 है, फिर 1 के बाद 2 सम संख्या आ गई, फिर 3 है, 3 के बाद फिर 4 आ गई, तो फिर 5 है। कुल मिला के आप देख रहे होंगे हर एक संख्या के बाद एक संख्या छूट रही है, तो अंतिम जो विषम संख्या होगी वो 99 होगी। और इसका मतलब इनके बीच में एक एक संख्याएं छूट रही हैं, जैसे 2 4 6 8 10, यहाँ पे 98 और 100। इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी हैं, 100 हैं। तो इसमें सम संख्याएं कितनी हैं, सम 50 होंगी, और विषम कितनी है, विषम संख्याएं भी 50 हैं। अब हमें पता चल गया विषम संख्याओं का योग क्या होता है। विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। तो n हमारी विषम संख्याएं कितनी है, 1 से 50, 1 से लेके 100 तक 50 हैं, तो बस n की जगह 50 रखेंगे, तो ये आएगा 2500 हमारा आएगा, योग आया ये योग। अब हमें निकालना है औसत, तो टोटल संख्याएं 50 हैं, तो बस औसत एवरेज का मान क्या होता है, एवरेज होता है योग 2500 है बटे परिमाणों की संख्या कितनी है 50, तो 50 से भाग देंगे, कुल मिला के ये 50 आएगा औसत हमारा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाभ हानि से ये प्रश्न है, तो दिया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब हमें अनुपात दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 20:21, तो अगर हम इसको 20x और 21x लिख लें कोई भी हर्ज नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 20x है, सेलिंग प्राइस हो गया 21x, तो बस प्रॉफिट हमारा कितना होगा, प्रॉफिट का मतलब हो गया हमारा 21x मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो x रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है जितने का हमें प्रॉफिट हुआ है, x रुपये का प्रॉफिट हुआ है, अपॉन जितने की हमने खरीदी थी वस्तु, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा खरीद मूल्य पे निकालते हैं, तो खरीद मूल्य हमारा है 20x और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से कर देंगे गुणा, तो x से x कैंसिल हो गया, 20 पंजे 100, अर्थात हमारा यह है 5% का हमें नेट प्रॉफिट हुआ। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रैक्टिस सेट का। दिया हुआ है a जो है बराबर है b के 4/5 का, और b बराबर है c का 5/2, तो पूछ रहा है a अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है a अनुपात b जो है वो 4:5 है, इससे तो ये निकल गया है a जो है बराबर है b के 4/5 के, मतलब a और b का अनुपात 4/5 है। इसी तरीके से b अनुपात जो c दिया हुआ है वो है 5/2। अगर आप देखेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, अर्थात a अनुपात b गुणा b अनुपात c
बराबर 4/5 गुणा 5/2। तो हमें A अनुपात C मिल जाएगा। B से B कैंसिल हो गया, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा A/C बराबर 4/2 अर्थात 2/1। तो A और C का अनुपात आ गया 2:1। तो आइए प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अब ट्रेन से संबंधित ये अगला प्रैक्टिस सेट का प्रश्न है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो हमने मान लिया ये रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, एक रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? तो यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है रेलवे लाइन, अब पूछ रहा है कि इसको पार करने में उसे कितना समय लगेगा, कितनी देर लगेगी। तो हमें पता है इस व्यक्ति को पार करने, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और इस ट्रेन को अगर इस व्यक्ति को पार करना है तो लगभग उसको यहाँ से चलते हुए बिल्कुल जब इतनी अपनी 100 मीटर की दूरी चल जाएगी तब ये व्यक्ति पार हो जाएगा। तो इसका मतलब उसको, इस व्यक्ति को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ेगी। कितनी दूरी चलना पड़ेगी? दूरी उसको 100 मीटर चलना पड़ेगी, तभी तो उस व्यक्ति को पार कर पाएगी। क्योंकि ये व्यक्ति तो तभी पार होगा जब ये पूरी ट्रेन क्रॉस होगी, तो 100 मीटर दूरी वो चलेगी। और इसकी चाल हमको पता है कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे हमारा मीटर में है, तो इसको भी मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए आपको पता है कि ये 5/18 से इसको करेंगे गुणा, तो ये आएगा 6 पंजे 30, 6 तियो 18, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें यहाँ पे पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, और हमसे समय पूछा गया तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल आ जाएगा। और दूरी कितनी दी हुई है, 100 मीटर, उसे पार करना पड़ेगा। 100 मीटर बटे चाल कितनी है, 25/3। अगर हम इसको 3 को देखेंगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 गुणा 3 बटे 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 तियों 12। तो उसे 12 सेकंड का समय लगेगा इस व्यक्ति को पार करने के लिए। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न। प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है और धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो हमें बताना है धारा का वेग क्या है। तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत हमें बताया दिया गया है कि वह किस चाल से चलती है। तो 8 किलोमीटर दूरी अगर 1 घंटे में तय कर रही है तो इसकी चाल धारा की दिशा में हो गई, धारा की दिशा में वेग, दिशा में वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है। अब देखेंगे धारा का वेग। धारा का वेग निकालने के लिए होता है धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल का अगर आधा कर देंगे तो हमें धारा का वेग पता चल जाएगा 6/2 अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा हमारा धारा का वेग आएगा। अगर धारा की दिशा में वेग और धारा के विपरीत दिशा में वेग को घटा दें आपस में, धारा का वेग होता है धारा की दिशा में वेग माइनस धारा की विपरीत दिशा में वेग बटा 2। तो 1/2 धारा की दिशा में वेग माइनस धारा की विपरीत दिशा में वेग, ये आएगा धारा का वेग। अगला प्रश्न है, अगर मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपए है, कोई 2400 रुपए का मूलधन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन जो हो जाता है 3264 रुपए हो जाता है। तो बताना है कि यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तब मिश्र धन क्या हो जाएगा। तो ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमें पता है ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 2400 रुपए गुणा दर आर है, दर हमें ज्ञात नहीं है तो आर प्रतिशत मान ली, गुणा समय बटे 100। तो ये हमारा आ जाएगा 96 आर, ये हमारा ब्याज है। और हमें पता है ब्याज कितना है, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 96 आर है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 864
बराबर 96 आर। तो आर की वैल्यू हमें पता चल गई 864, 96। अगर इसे 16 से कट करेंगे 16 पंजे 80 हो जाएगा और 16 चौको 64, 16 छक्का 96 और 6 निम 54, अर्थात 9% हमारा जो है ब्याज की दर है। अब अगर ब्याज की दर 1% बढ़ जाए अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाए तो मिश्र धन हमारा कितना होगा, मूलधन गुणा दर 10% हो गई, 4 वर्ष का समय है बटे 100, तो ये हो जाएगा 960 रुपये। 960 हमारा ब्याज है, तो 2400 में अगर 960 रुपये जोड़ देंगे तो आएगा 3360 रुपये। ये हमारा मिश्र धन होगा जब ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाएगी।